अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि एक तरफ तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी अहम नहीं है, तो दूसरी जानिब नेटो सप्लाई की बहाली और मुख्तलिफ मामलात पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के दबाव का सामना है। कुछ दिन पहले तक हम सबको ये लग रहा था कि शायद नेटो सप्लाई की बहाली पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ बर्फ पिघली है, लेकिन इख्तलाफात देखा जाए तो अब भी बरकरार हैं। हम दुनिया को नाराज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा मुल्क और हमारी कौम है और उनकी राय है। अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट ने भी नेटो सप्लाई की बहाली पर सिफारिशात मुतय्यन की हुई हैं। यही वजह है कि सदर जरदारी ने शिकागो में ये कहा है कि नेटो सप्लाई की बहाली से मुतालिक पार्लियामेंट की जो करारदादें हैं इन पर अमल किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका हमारी पार्लियामेंट के इस करारदाद का एहतराम करता है या दबाव और पाबंदियां लगाकर अपनी ही मनमानी करेगा। आज इस पर हम बात करेंगे और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। और आज का जो हमारा सवाल है वो इसी से जुड़ा है, नेटो सप्लाई के पर ही। सवाल यह है कि नेटो सप्लाई खुल जाए, लेकिन किस कीमत पर? आप क्या समझते हैं? अपनी राय दीजिए, हमें ईमेल कीजिए। और हमारे साथ मुख्तलिफ कुछ नुमाइंदे होंगे। शिकागो से हमें ज्वाइन करेंगी दुनिया न्यूज़ की डायरेक्टर करंट अफेयर नसीम ज़हरा, नेटो सप्लाई पर ही हमसे बात करेंगी। फैसलाबाद से हमारे साथ होंगे मोहिउद्दीन, मुल्तान से होंगे शरीफ जोई और इस्लामाबाद से होंगे मियां शाहिद। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, आपकी भेजी गई ईमेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। समी साहब और काजी साहब से आज के दिन की ताज़ा खबरें भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में हमें कॉल कीजिए। हमने जो आपसे सवाल किया है उस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं और टेलीफोन कर भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ख़बरें लेते हैं आज की सईद साहब, काजी साहब से और समी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, सबसे पहले बात करेंगे शिकागो में जो प्रोटेस्ट हुए हैं। एक बहुत बेजारी नेटो की मिलिट्री कैंपेन्स पर है मगरब में, और उसकी वजह यह है कि जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की रिपोर्ट्स आई हैं, ख़ास तौर पे लिबिया में जो कुछ इन्होंने किया, उसके बाद जो अहले मगरब हैं वो सख्त नाला हैं। और उसके उनके नाला होने की एक और वजह भी आपको याद होगा, इस समिट से पहले G8 की मीटिंग हुई है और यूरोप पे उस पर भी स्प्लिट थी, स्टिमुलस हो या क्या हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा माशी बहरान है और आप जानती हैं कि यूरोप में क्या हो रहा है। तो लोग नाराज़ हैं। वो कहते हैं, जो मैं प्ले कार्ड्स देख रहा था, कि वार इज़ इक्वल टू डेफिसिट, यानी जंग बराबर है खसारे के। तो लोग वहाँ भी तंग हैं, सिर्फ हम ही तंग नहीं हैं, हम खैर ज़्यादा तंग हैं क्योंकि हम डायरेक्ट इस जंग का निशाना है। और मेरी दूसरी खबर भी इसी से जुड़ी है। अभी जो आपने सवाल किया कि खोल तो दें सप्लाई मगर किस कीमत पर, ये तो नहीं पता क्या कीमत लगेगी या नहीं, मगर जो हम अदा कर चुके हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं बयान कर देता हूँ। फाटा में एक रिपोर्ट आई है कि सिर्फ फाटा में जो स्कूल सिस्टम है हमारा बर्बाद हो चुका है। 460 स्कूल जो हैं वो हिट हुए हैं फाटा में, और KPK में 1600 के करीब स्कूल बर्बाद हुए हैं। और अब बड़ी फितरी सी बात है शाजिया, जंगों से और बमों से मिलिटेंसी ख़त्म नहीं होती, इल्म उसकी रोशनी से होती है। जहाँ मिलिटेंसी हमने ख़त्म करनी है, जिन मकामात पे, उनको हम बर्बाद कर रहे हैं, और ऊपर से ड्रोन हमले हमें मुनाफे में मिल रहे हैं। तो ये क्या, इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। एक नुक्ता नज़र ये भी है बड़ा है, मैं इस पर बात करूँगा। और फिर आपको याद होगा कि हमने बात की थी इस मुल्क में अपने आइन की, कुछ हमने नुकात बयान फरमाए थे, बल्कि अर्ज़ किए थे। जी। तो समी साहब, अब एक लॉ एंड जस्टिस कमीशन का कल इजलास हुआ जिसमें उन्होंने 37D का जिक्र किया, जो हमने भी बड़ा आजाना तौर पे किया था, जो ये कहती है आइन में कि हर शहरी का हक है कि उसे रियासत जो है वो तेज़ और सस्ता इंसाफ दे। अब ये जितने लोग इंसाफ के जिन शोबों से भी ये वाबस्ता हैं, ज़ाहिर है ये गुजर के पहुँचे हैं इन तमाम रस्तों से, इन्हें इल्म है कि इंसाफ कितना सस्ता है इस मुल्क में। तो शुक्र है इस पर कम से कम बात तो की उन्होंने कि इस मुल्क में 83% लोग, जैसे हम अर्ज़ कर चुके हैं, अपने आमदनी के मीज़ानिया के अतबार से इंसाफ हासिल करना उनके बस में नहीं है। शुक्र है ये एहसास भी हुआ। और आखिर में बात करेंगे, समी साहब आपकी एक खबर थी, 4000 बच्चे जो हैं वो इलाज के मुंतज़िर हैं, मगर क्यों? वो इसलिए कि आज मैं देख रहा था कि 47 जो वैकेंसीज़ हैं, 47 डॉक्टर्स की वैकेंसीज़ चिल्ड्रन अस्पताल में वो वेकेंट हैं। उसमें तकरीबन 33 जो हैं वो जूनियर डॉक्टर्स की वैकेंसीज़ हैं, एसोसिएट। जब हम इनको अपॉइंट नहीं करेंगे, जब हम अपने फंड्स इधर खर्च नहीं करेंगे, जब हम GDP का इंतहाई छोटा सा हिस्सा इधर देंगे, इसका मतलब क्या है? वी डोंट वांट टू ट्रीट आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों का इलाज नहीं करना चाहते। तो ये 4 खबरें इस पर बात करेंगे सर।
समी साहब, ये तो काजी साहब ने सही बात की कि वी डोंट वांट टू ट्रीट आवर चिल्ड्रन। ये बात सिर्फ चिल्ड्रन तक नहीं है, वी इवन डोंट वांट टू ट्रीट आवर एडल्ट्स। खैर इस पर बात करेंगे, लेकिन जो खबरें मैंने आज सेलेक्ट की हैं उनमें से तुर्क वज़ीर आज़म जो हैं वो आए हैं पाकिस्तान, और उन्होंने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से भी खिताब करना है। वैसे तो हमारी जो अपोजिशन है, क्योंकि आजकल वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक कैंपेन है, तो PML नून कह चुकी है कि हम उन्हें वज़ीर आज़म नहीं तस्लीम करते। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो पार्लियामान की इजलास में जहाँ पे वो खिताब करेंगे तुर्क वज़ीर आज़म, तो उसमें हमारे वज़ीर आज़म भी बैठे होंगे डेफिनेटली। तो उन्होंने कहा कि आज वो एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन जो वज़ीर आज़म का इशाया है उसमें अभी तक मुतज़ाद किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तासुर यही है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे। दूसरी सियासी जमातें जो हैं उनको भी दावत दी गई थी, उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो बाहर हैं, इमरान खान साहब, उनके लिए कुछ आसानी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बात है, वो उन्हें ये तय करना है कि वो वज़ीर आज़म के इशाये में जाएँ या ना जाएँ। इस पर बात करेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए, लोगों की राय इस हवाले से क्या है। काजी साहब, दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख की जानिब से। एक तो उन्होंने उसमें ये कहा है कि हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे। जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है उसको देखते हुए तो इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने माजी में तो जो कहा है उसके बरक्स काम किया। लेकिन कुछ बातें उन्होंने जो कही हैं वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो बकरे के गोश्त की कीमत है, अगर वो बढ़ भी जाए तो उसका आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गोया उन्होंने ऑफिशियली ये बात तस्लीम कर ली कि पाकिस्तान के गरीब आवाम जो हैं अब वो बकरे का गोश्त नहीं खाते, ये उनके लिए नहीं है, इसलिए उसकी कीमत बढ़े चढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी उन्होंने एक और बात की कि अमीर और चालाक लोग गरीबों की बात करते हैं लेकिन गरीबों के मामले पर तवज्जो नहीं देते। गालबन उनका इशारा अरकान पार्लियामेंट की जानिब था, क्योंकि अगले सेंटेंस में उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं ये ज़रूरी टैक्स नहीं लगाना चाहते। तो आज इस पर बात करेंगे कि ये जो सारा उन्होंने एक मंजर कशी की है और बताया है आवाम को, इसमें आवाम को क्या करना चाहिए आने वाले इलेक्शन में, किस तरीके से वो इन चीज़ों को रोक सकते हैं। फिर शाजिया एक इन्होंने बच्चों की बात की, तो फैसलाबाद में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ 2-3 दिन कब, जब एक लड़के बच्चे उमर ने खुदसोजी की और बाद में वो एक्सक्यूज़ मी अल्लाह को वो प्यारा हो गया। तो एक तो वो मामला था कि उसकी काउंसलिंग नहीं हुई, जो टीचर्स ने क्या किया, पेरेंट्स ने क्या किया। लेकिन मैं इस पर देख रहा था कि आग लगने, बच्चे ने जब अपने आप को आग लगा ली तो उसके बाद उसके लिए रेमेडी क्या थी। स्टेट ने हॉस्पिटल्स में ऐसे लोगों का क्या बंदोबस्त किया हुआ है जो झुलस जाएं, जिनको आग लग जाए, जो जल जाएं। तो एक हैरान कुन का हिसाब बात सामने आई कि पूरे पाकिस्तान में जो स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न्स यूनिट हैं वो आवाम के लिए तो है ही नहीं है। अगर कुछ हैं भी सही तो वो ख़ास मखसूस इदारों के पास हैं, और वहाँ पर इलाज इतना महंगा है कि गरीब आदमी कर ही नहीं सकता। इस पर आज नज़र डालेंगे और आवाम को बताएंगे कि पूरे इतने बड़े सूबा हमारा पंजाब है, 9 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट नहीं है जिसमें अगर कोई झुलसा हुआ बच्चा या बंदा चला जाए तो उसका नहीं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या है। और एक फिर ट्विटर, यानी ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों पाकिस्तानी फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदियां लगाते हैं। 12 घंटे तक वो बंद रहा। एक सोशल मीडिया है, नेटवर्क है, उसको बंद कर दिया ये कहकर कि शायद इस पर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नाजेबा खाकों का कंपटीशन हो रहा था। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इसलिए ट्विटर को बंद किया गया कि उस पर जो मवाद आ रहा था उससे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को बड़ी तकलीफ थी। और ख़ास तौर पर काजी साहब आपके बड़े पसंदीदा हैं जो इस वक्त वजीर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, राजा परवेज अशरफ साहब। वापडा में तो उन्होंने माशाल्लाह जो तारीखियाँ दूर की हैं, अब वो इधर आए हैं और कब से हो गए ये बड़ा उन्हें पसंद फरमाते हैं। नहीं, वो मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि इंशाल्लाह जिस तरह उन्होंने कमाल एक दयानतदारी से और बड़ी महारत से मामलात देखे थे RPPs रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के, तो हमें उम्मीद है कि IT में भी फैन हो गए तो IT में भी वो करेंगे। तो ये जी सबसे पहले हमें बात करनी है नेटो सप्लाई की। बहुत यहाँ मामला है, हर जगह डिस्कस हो रहा है और ज़रूरी भी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सलामती को हर बार जो चैलेंज किया जाता है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि मामलात कुछ संभल गए हैं पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर जो नेटो सप्लाई की बहाली है, लेकिन जब से शिकागो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है समी साहब, लगता है कि हालात तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वहाँ जाकर तो वाकई हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि जब तक आप ड्रोन हमले बंद नहीं करेंगे, सलाला पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारी करारदाद पर अमल नहीं करेंगे, हम तो नहीं बहाल करने वाले। जी ये एक बड़ा प्लेजेंट एक सरप्राइज़ था, क्योंकि यहाँ पर जब मीडिया पर जो इतलात आ रही थी, और उसमें बहुत सारी था, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं करूँगा काजी साहब, क्योंकि बहुत सारी जो इतलात आ रही थी ना वो सरकारी ऑफिशियल्स की जानिब से आ रही थी, लीक्स थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है।
अब मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने ये लीक्स थी, लेकिन एक ये तासुर बना दिया गया था पाकिस्तान में कि शायद नेटो सप्लाई बहाल होने जा रही है, खुल गई है। फिर वो जो 2-3-4 कंटेनर जो गए हैं काबुल में जो एम्बेसी के थे, अमेरिकन एम्बेसी के, तो वो अब समझ में आई कि वो बेसिकली एक गुडविल जेस्चर था, दर हकीकत नेटो सप्लाई बहाल नहीं हुई। और वहाँ पर जो मामला जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो फंसा इसी बात पर हुआ है कि जो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए नेटो सप्लाई की। और दूसरी बात ये वो बज़ाहिर सलाला चेक पोस्ट पर हमला, लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा जिन लोगों से मेरी बात हुई है बिलाशुबा ये इरिटेंट्स हैं और इन पर एक पब्लिक पोजीशंस लेनी पड़ेगी अमेरिका को भी, क्योंकि पाकिस्तानी पार्लियामान ले चुकी है। लेकिन मामला फिर वही फंसा हुआ है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अफ़गानिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए है और नेटो की फ्यूचर प्लानिंग के लिए है। तो अगर अफ़गानिस्तान की जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स को नहीं देखा जाता, और वो पाकिस्तान के कंसर्न जो हैं वो पाकिस्तान की कोई सिर्फ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक नहीं है, वो खित्ते से उनका ताल्लुक है। अगर आप इलाके में पीस चाहते हैं तो जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने बिठाकर एक ऐसा फार्मूला बनाना होगा जिसमें तमाम मिलकर चल सकें। जब तक वो पूरा नहीं होगा उस वक्त तक मेरा नहीं बात और समझ नहीं आती है। बात तो ये है कि ये आप कह रहे हैं वो पीस और इज़हार यकजहती करने, मुझे नहीं पता किस इलाके में नेटो किसी शजरकारी की मुहिम के लिए गई है। ये जहाँ गए हैं बम लेके गए हैं, बर्बाद करने के लिए गए हैं। कौन सी यकजहती? फ्रैक्चर्ड है अफगानिस्तान, बर्बाद कर दिया उन्होंने अफगानिस्तान को। पहली बात तो ये कि इस हिपोक्रेसी से जरा पर्दा उठाए ना कि ये क्या यकजहती करना चाहते हैं। अब उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री हार्डवेयर है जिसको उन्होंने यहाँ से निकाल के लेके जाना है। और बेसिकली आज जब उनके अवाम तड़प रहे हैं तो क्यों तड़प रहे हैं कि ये वॉर, किसी ने कहा था ना वॉर इज टेरेबल, तो उसका यस बट इट इज टेरेबली प्रॉफिटेबल। तो इन्होंने प्रॉफिट्स रीप कर लिए और एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन स्टेट्स अपनी माशी बर्बादियां कर ली। यानी लोगों की खुद उनकी जो हैलीबर्टन है या जो बेलकाप्टर्स हैं उन्होंने माल मूल दाएं बाएं कर लिया है, लेकिन रियासतें जो हैं अंदर से खोखली कर ली उन्होंने। अब आलम यह है कि लोग बाहर आ गए हैं। मगर मैं फिर आता हूँ उस बात की तरफ। अभी उन्होंने खत भी क्या एक आर्टिकल भी लिखा शहरी रहमान में जिसमें उन्होंने फिर सलाला पे पोजीशन ली और फिर अभी हैं, क्योंकि इतना ओपनली जो है शायद अभी हमारी जो रियासत के जो जिम्मेदारान हैं वो समझते हैं कि भाई कुछ ना कुछ अशकशोई होनी चाहिए या कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। और फिर पैसों का भी मामला है, $5000 ये मांग रहे हैं, वो $1800 की वो कह रहे हैं जी, उनके वो कह रहे हैं जनाब 250 पे थी पहले, $250 आप लिया करते थे, तो इतना ज़्यादा हम अब नहीं देंगे। जो ऑफिशियल्स ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी जो खबरें आ रही हैं AFP और दीगर उसकी, तो वो अभी इरिटेंट्स इसमें मौजूद है। मगर कितनी देर तक ये रुक सकेंगे मैं इस पर डाउट करता हूँ, ये हो ही जाएगा इसका। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में जो अमन है नामुमकिन है, हमारी ज़रूरत भी है उन्हें, हम उनके लिए इतना ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन इसके बावजूद हम पर दबाव डालना, हमारी करारदादों पर अमल न करना, इस बात की समझ नहीं आती। देखिए वो अपने मफादात के तहत काम, तो हमारा मफाद किसने देखा? हमारा मफाद तो हमने देखना है ना। आपने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, आप गए, नेटो की आपको इन्विटेशन आई, आप गए, आइसोलेशन को ख़त्म किया, पाकिस्तानी मौक़िफ़ आपने बयान करना शुरू किया वहाँ पर, लेकिन इसके साथ आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और ये जो बात है ये काई साहब ये सोर्सेज की बात नहीं है, जो मामला है पैसे का, ये लियोन पनेटा ओपनली पब्लिकली कह चुके हैं कि जो फीस अमेरिका पाकिस्तान मांग रहा है वो हम नहीं दे सकते। देखिए सीधी सी बात है, इस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे काई साहब ने कहा तबाह हो गया, हमारी सड़कें तबाह हो गई, और क्या हुआ कि हमने $250 फी कंटेनर पे उनको जाने दिया। अब हम मांग रहे हैं $5000 फी कंटेनर, क्योंकि हमने उनकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी उठानी है। और इसके साथ मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान को ये चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, कि वो जो सारी शिपमेंट है कराची से पेशावर तक और आगे वो पाकिस्तान रेलवे के जरिए की जाए, क्योंकि हमारा इदारा जो रेलवे है उसका सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट था वो पहले इसी से होता था, फ्रेट से। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उन्होंने इसको खत्म करके तो रेलवे का सत्यानाश किया। अब ये एक हमारे लिए मौका है कि हम अगर पिछले 8-9 साल नहीं कर सके तो अब जैसे इन्होंने कहा कि उनकी जान फंसी हुई है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो उनके पास इक्विपमेंट है वो निकालना है। हमें ये पाकिस्तान के मफाद में है, इस पर स्टिक होना चाहिए। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, इस मामले में कोई इख्तलाफ होना चाहिए। और अमेरिका के साथ ये जो पैसे की नेगोशिएशन का मामला है, फी कंटेनर जो चार्जेस हैं, बिल्कुल भरपूर अंदाज में इस पर बात करनी चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ आफ्ताब लाहौर से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आप अफगन बोल रहा हूँ जी। जी जी जंग से। जी बोलिए। PTI का मैं ऑर्गेनाइजर हूँ वहाँ पे। हमारा एक वहाँ पे इशू था, हमारे पिछले 3 माह में वहाँ पे 2 ओहदेदारान मर्डर हो चुके हैं, जिनमें मलक इरफान साहब हमारे साबका जिले ऑर्गेनाइजर थे, उनको मर्डर किया गया। और आज से कोई 5-6 रोज कबल हमारे तहसील अहमदपुर सियाल के ऑर्गेनाइजर थे सफलैन अब्बास बुखारी साहब, उनको कत्ल किया गया। और आज के दिन तक उन दोनों के कत्ल ट्रेस नहीं हो रहे। हमारे साथ इंतजामिया ताउन ने करे, DPO राव अब्दुल करीम साहब हैं जिनके पास भी हम गए हैं, मगर अभी तक
हमें ऊपर से थ्रेट्स मिल रही हैं। और हमारे वहाँ पे अहमदपुर सियाल में अहदेदार हैं गाजी खान सियाल साहब, उनके मुलाजमीन पे पर्चे दे रहे हैं MPA के ईमा पे। हमारी गुजारिश ये है कि हमारे साथ ये जो सुनामी आ रहा है इसको इस तरह से ना रोका जाए। हमें यहाँ पे बड़ा शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ है और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे कारकुनान को यहाँ पे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आफ्ताब आपका। अगरचे ये कॉल मौजूद से जरा हटके थी, हम नेटो पे बात कर रहे थे, इस पर इनको जवाब देते हैं, बाद में बात करते हैं। लेकिन मैं नसीम ज़ारा साहब से हाँ, पूछ लेते हैं। नसीम साहब हमारे साथ लाइन पर है? अभी वो हमारे साथ लाइन पर नहीं। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि हमारे लिए इसलिए भी तो ज़रूरी है नेटो सप्लाई बहाल करना कि 2014 में अफगानिस्तान से फ़ौजें निकलनी है, तो कहीं सारी दुनिया हम पर इल्ज़ाम ना देती हो कि हम रुकावट बन गए इनके। हम पर कैसे इल्ज़ाम दिया जा सकता है? हमारे 6000 से ज़्यादा फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए, 37,000 से ज़्यादा हमारे सिविलियन उनकी जाने गई, और इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सड़कें तबाह हो गई। और अभी काजी साहब ने जो अपनी खबर का जिक्र किया है स्कूल तालीम के हवाले से, KPK में कितने, काजी साहब आप बताएं कि हमने कितना लॉस किया है, इसके बाद भी हम पर एक तो ओवरऑल फिगर वेरी करती है $50 अरब से $70 बिलियन तक, कुछ लोग इसे 100 बिलियन भी कहते हैं, मगर हम जरा कंजर्वेटिव एस्टीमेट्स लगा देते हैं, ये तो टोटल हमारा नुकसान हुआ। इसके अलावा जो वहाँ पे स्कूल सिस्टम्स में आज खबर देख रहा था कि पूरा जो फाटा का स्कूल सिस्टम्स है उस सिस्टमैटिक बॉम्बिंग से उसको तबाह किया गया। ये क्या थी, ये कौन सी, ये क्या हम इसको अचीव कर रहे थे? 1600 स्कूल तो हमने बर्बाद किया, और फिर वहाँ बच्चियाँ, पूरी रिपोर्ट थी जिसमें सारी अब बयान नहीं कर सकता, बच्चे कैसे दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। और फिर मैं जो सबसे अहम बात करता हूँ, ये जो मफरूज़ा था कि मिलिटेंट, यहाँ का जो वेस्टर्न लिबरल था, वो क्या कह रहा था यहाँ पे, वो ये कह रहे थे ये आएंगे बम मारेंगे और ये साफ करके बड़ी जदीद दुनिया पैदा। बमों से जदीद दुनिया पैदा होती है, इल्म से पैदा होती है, लफ्ज़ से पैदा होती है, इल्म की रोशनी से आपने रूट आउट करते हैं इन तमाम माजी के अंधेरों को। मगर क्या हुआ, आपने बम मरवाए, और यहाँ के जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि जी बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा हो रहा है। पीपल्स पार्टी के लोग आगे कह रहे थे जी बड़ी हमारी अपनी जंग है। उसका ये नतीजा आज निकला, हम यहाँ पहुँच गए हैं कि एक तरफ हमारी मैश, और फिर उनको भी क्या मिला, आज उनके अवाम जो सरापा एहतजाज है। ये सारी जो गेम चली यहाँ पे 1987 से लेके 86 से लेके अब तक, ग्रेट गेम जिसे आप कहते हैं, उसमें लूजर कौन था? पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ अमेरिका। अमेरिका की जो आम आदमी है वो आज वो बिल्कुल एक तीसरी दुनिया का, खुद ओबामा ने कहा था, एक वो जब उसकी डील हो रही थी, उसने कहा जी अगर ये हमने कर ली इससे रिपब्लिकन के साथ डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, तो अमेरिका एक तीसरी दुनिया का मुल्क होगा। सदर अमेरिका ये कह रहे हैं, तो ये लूजर थे। अच्छा, इसके बेनिफिशरी कौन थे? अब जरा इसको भी देख लें। वही इसके बेनिफिशरीज थे जो पेंटागन के जो कंसल्टेंट भी हैं, और आयल जो असला बनाने वाली कंपनियां हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बैठे हुए हैं। तो ये पूरा एक ड्रामा चला, मीडिया को मैनेज किया गया यहाँ पे, यहाँ आके ये बताया गया कि ये बड़ी जरूरी होगी ये जंग। क्या इराक की जंग से क्या निकला? अब ये है कि इनसे कहें हमारी जान छोड़ें। आपके अवाम, आपके गरिबानों तक उनका हाथ पहुंच चुका है भाई, हमारे अवाम भी तंग है। तो इसमें कोई एक जो समी साहब बात कहते हैं वो मैं उसको एग्री करता हूं कि ये जो तमाम लीडरशिप है वो खड़े होकर हिम्मत से बात करे कि भाई हमारी जान छोड़ें, और खास तौर पे ड्रोन बंद करें। हमारे ये ड्रोन ये जो उसकी बैकलैश आती है, स्कूलों पे अटैक्स होते हैं, मुझे तो लगता है ये सारा इन्होंने मिलजुल के किया हुआ यहाँ पे। अवैस सलीम हमारे साथ हैं, नुमाइंदे हैं हमारे अमेरिका में, उनसे बात कर लेते हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दिन पहले तक हम लोग ये कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफात बढ़े हैं, नेटो सप्लाई बहाली जब से रुकी है वो कुछ कम होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नेटो सप्लाई बहाल होने में चंद घंटे रह गए, चंद दिन रह गए, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन वहाँ जाकर कुछ शिकागो कॉन्फ्रेंस जब से शुरू हुई तो हालात मुख्तलिफ लगने लगे। तो अमरीकी सदर बराक ओबामा और सदर जरदारी के दरमियान मुलाकात का ना होना, इसकी एक बड़ी वजह ये तो नहीं है कि हम लोगों ने नेटो सप्लाई बहाल नहीं की? देखिए शाजिया, पहली तो ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि जो दो तरफा मुलाकात है सदर जरदारी और सदर ओबामा की, वो कभी तय ही नहीं थी। ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया था कि सदर कारजाई के साथ एक शायद बायलैटरल हो, उसके अलावा कोई दो तरफा मुलाकात नहीं होगी। जहाँ तक उसके अलावा पाक अमरीका ताल्लुकात का सवाल है, तो ऐसा लगता है कि दोनों साइड्स ने शिकागो समिट में आते हुए थोड़ा सा मिसकैलकुलेट किया है सिचुएशन को, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इस तरह का इशारा दिया था कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मामलात का हल चाहते हैं, तो अमेरिका ने शायद ये समझा कि पाकिस्तान फौरन जो नेटो सप्लाई है उसको भी खोल देगा, अपने माफी के मुतालबे से भी पीछे हट जाएगा। हालांकि पाकिस्तान न सिर्फ अभी उस मुतालबे में खड़ा है, बल्कि सदर जरदारी ने आज उसको यहाँ दोहराया भी है सेक्रेटरी क्लिंटन के साथ अपनी मुलाकात में।
तो अवैस आपको अच्छा अवैस थोड़ा सा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या आप फील क्या है जो पाकिस्तान का मुतालबा है ख़ास तौर पर नेटो कंटेनर की जो प्राइस है उसके हवाले से, आपको जो ऑफिशियल से बात हुई है तो क्या वो बताते हैं कि कोई मुस्तकबिल में जल्दी इस पे कोई पेशरफ्त होने का इम्कान है या ये मामला अभी लंबा चलेगा? देखिए, ये मामला अभी लंबा चलेगा क्योंकि उसमें जो वजीर दिफा है लियोन पनेटा, उन्होंने कल जो खास तौर पे एक इंटरव्यू दिया है यहाँ एक अमेरिकी अखबार को, उसमें उन्होंने कहा है कि इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान हमसे जो मुतालबात कर रहा है नए रेट्स के हवाले से इस नेटो सप्लाई के लिए, वो करना हमारे लिए खास तौर पर अमेरिका की मौजूदा माली मुश्किलात के तनाजुर में मुमकिन नहीं है। इसको यहाँ पर जो मुबसरीन हैं और हल्के हैं जो इसको पाक अमेरिका ताल्लुकात पर गहरी नजर रखे हुए हैं, वो एक सिग्नल के तौर पर देख रहे हैं कि ये एक मस्बत सिग्नल अमेरिकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को नहीं दिया गया, खास तौर पर एक ऐसे मौके पर जबकि ये ताल्लुकात पहले ही तनाव का शिकार हैं। अच्छा वैसे ये बताइए कि मैं ये खबर देख रहा था कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए हैं और वो खबर ये बता रही है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन ईयर्स, तो एक बेजारी जंग से अमेरिकी अवाम की भी है, इस हवाले से क्या सूरत हाल और क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, यकीनन बहुत बड़े बड़े मुजाहरे यहाँ हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अगरचे सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम किए गए थे, उन्हें आगे नहीं आने दिया गया, लेकिन ये इस बात का सबूत है जिसका अब जो प्रेशर है वो अमेरिकी ओहदेदारों को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उनसे बार बार सवाल हो रहे हैं। और ये नेटो कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में अमेरिकी जितने माहिरीन हैं उनका यही ख्याल है कि इस जंग को वो रास्ता मुतय्यन करना है जिसके जरिए अमेरिका अफगानिस्तान से निकल सके। अगर ऐसा ना हो सका तो अमेरिकी हुकूमत के लिए यहाँ आने वाले इलेक्शंस में मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। सही, बहुत शुक्रिया अवैस सलीम आपका। इसी पर एक हमारे साथ कॉलर भी हैं गुजरात से, असगर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा देखिए, मैं नेटो सप्लाई के मुताल्लिक आपसे बात करती जी जी बिल्कुल कीजिए। कि अभी समी साहब कह रहे थे कि वो टीवी पर बहुत ज्यादा इसको हाइप किया गया, तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि हमारी हुकूमत तो नेटो सप्लाई में 100% ये इसको खोल चुकी थी, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है ना, वो उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने जहाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, उन्होंने पाकिस्तान आने का इंतजार भी नहीं किया। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अवाम का रद्द-ए-अमल इतना शदीद था और हमारी अस्करी कुव्वतें जो है ना वो भी इसकी राह में रुकावट है। वो कहते हैं कि जब तक ये माफी नहीं मांगेगा हम ये सप्लाई नहीं खोलेंगे। नंबर 2, मैं ये चाहता हूँ कि समी साहब जरा जमहूरियत का हुस्न पे जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दे जरा समी साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी समी साहब रोशनी डालें। इनकी जो बात है इनका ये बिल्कुल सही है कि वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वज़ीर ख़ारजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उनमें उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी तजवीज़ है। वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि वो समझती हैं कि बहाल हो जाना चाहिए, और वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, अगर वो चाहें तो वो डिसीजन भी ले सकते थे। लेकिन जो एक अच्छी बात आई है कि उसमें भले ये अस्करी क़यादत की जानिब से ये बात थी, तो इस वक्त जो सियासी क़यादत है पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है वो एक पेज पर हैं। उन दोनों का मौक़िफ़ इस वक्त एक है, और यही मुल्की मफाद है कि अपोजिशन सियासी क़यादत जो हुक्मरान सियासी क़यादत है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, इस मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सबको एक बनकर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इसी में हमारी सबकी बका है। एक और कॉलर है राशिद मुल्तान से। हेलो, मैं नेटो सप्लाई के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये जो अपना जरदारी साहब का मसला है, ये जस्ट मेरे ख्याल में रेट का इनका कोई मसला है, नहीं तो ये तो $200 पे भी राजी होने वाले लोग हैं। और दूसरा मैं समी साहब से बात करना चाहूँगा कि जो भी पॉजिटिव बात आती है उसमें कभी ये इमरान खान का जिक्र नहीं करेंगे, जो भी नेगेटिव बात आएगी बेशक वो गवर्नमेंट के बंदे नहीं है उसमें इमरान खान को घसीट के ये लाजमी लेकर आएंगे। इसकी क्या वजह है? सही, शुक्रिया। इमरान खान के हवाले से मैं तो ही इज़ माई हीरो, जब क्रिकेट में थे वो तो सारे पाकिस्तानियों की तरह मेरा भी दिल जैसे वो दौड़ते थे बाल कराने के लिए उसी के साथ धड़कता था, और आज भी वो बड़े फेवरेट हैं। बेसिकली ये बात आप समझें कि क्योंकि अब वो पॉलिटिकल फिगर हैं, वो सियासत में आए हैं, और अभी वो आकर जब वो बात करते हैं कि मैं एक इनकलाब लेके आ रहा हूँ, तो ये बड़ी एक खुशाइन बात थी। लेकिन हमने उनके कुछ जो मामला थे जिसमें देखें उन्होंने वो मुस्लिम लीग काफ के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग, वो सारे अपने गिर्द जमा कर लिए, तो इसकी वजह से हमने उन पर ज़रूर ये क्वेश्चन किया। लेकिन ये अवाम का हक है, अगर वो अवाम उनको वोट देंगे तो वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? सही। और अभी वैसे वो ख़वातीन की हीरो ज़्यादा है।
ये तो आप बता सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की यूथ है उसके वो हीरो हैं, क्योंकि इस वक्त जो डाटा सामने आया है जिसमें फेसबुक के लोग हैं या ईमेल या जो टेक्स्ट मैसेज सोशल मीडिया को जो यूज करते हैं ना, अगर इजाजत मुझे देने खत्म करने की, जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं ना, उनमें इमरान खान इज ए वेरी पॉपुलर पर्सन। अब देखना ये है कि अपनी इस पॉपुलैरिटी को वो इलेक्शन में किस तरह ट्रांसलेट करें और कोई ऐसा मंशूर दें जो वाकई तब्दीली ला सके। डेस्परेटली अवाम जो है पीपल्स पार्टी से उनका मंशूर फिर भी बहुत बेहतर है। अगर आप देख लें जो दिया इन्होंने तो कोई मंशूर ही नहीं दिया, लेकिन डेस्परेटली लोग नौजवान तलाश कर रहे हैं कोई एक अल्टरनेटिव, और इमरान पे उनकी नजरें हैं। इमरान अगर क्वालिफाई कर सके तो ठीक, वरना तारीख तो आगे बढ़ेगी। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का सवाल एक बार फिर आपको बता दूं कि नेटो सप्लाई खुल जाए लेकिन किस कीमत पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान में बर्न सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में कितने बर्न यूनिट हैं और इनकी वजह से लोगों को मुश्किलात कितनी है। एक ब्रेक के बाद आज हमें अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर बात करनी है पाकिस्तान में जो बर्न यूनिट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। अगर किसी शहर में बर्न यूनिट है भी तो सूरत हाल वहाँ पर ये होती है, फैसिलिटीज़ इतनी होती हैं वहाँ पर कि अगर कोई जला हुआ इंसान वहाँ पर चला जाए तो उसकी ज़िंदगी बचाना मुश्किल होता है, शायद ही कोई ज़िंदा बचकर वहाँ से आता है। फैसलाबाद का आपने 2-4 दिन पहले का वाक़या जो था कि एक छोटे बच्चे ने अपने माँ बाप की डांट से दिल बर्दाश्त होकर उसने अपने आप को आग लगा दी, लेकिन जब उसको फैसलाबाद के अस्पताल में बर्न यूनिट में ले जाया गया वहाँ पर वो जाँबर नहीं हो सका, उसकी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकी। वजह यही पता चली है कि वहाँ पर सहूलियात समी साहब नाकाफ़ी थी। देखिए, ये जो वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, इसके और भी बड़े पहलू हैं कि टीचर्स ने इतना प्रेशर उस पर डाला, उसको निकाल दिया स्कूल से, कहा पेरेंट्स को लेके आओ। बाप ने भी उस तरीके से उस मामले को नहीं हैंडल किया जैसे एक समझदार बाप को करना चाहिए था, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए थी। पेरेंट्स और टीचर दोनों इन्वॉल्व, बच्चा जो है नहीं, इन्वॉल्वमेंट की बात और होती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अदा नहीं की और वो बच्चा इस प्रेशर को नहीं उठा सका और उसने अपने आप को आग लगा ली, जिससे गालबन जिस वक्त वो ये सब कुछ कर रहा होगा, पता नहीं उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो क्या कितना बड़ा फैसला करने जा रहा है और क्या उसकी उम्र थी वो फैसला करने की। लेकिन मैं इससे अगली बात सोच रहा था, इस वाक़े पे तो यकीन करें दिल पकड़ा गया, ना खाने को ना पीने को कुछ दिल नहीं चाहता था। लेकिन अगर कोई वाक़या इस तरह का हो भी जाता है तो उसके आगे क्या है, यानी एक बच्चा झुलस गया, कोई बंदा भी झुलस जाए, अगर वो हॉस्पिटल में जाए तो क्या होगा। भाई साहब, मैं हैरान रह गया जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। 9 करोड़ का सूबा है ये पंजाब, वहाँ पर हमारे यहाँ जो स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट, यानी जहाँ पर आप समझें कि बाकायदा तौर पर कोई जला हुआ आदमी आए तो उसकी मरहम पट्टी की जाए, कोई यूनिट ही नहीं है। लाहौर में कुछ यूनिट मौजूद हैं, म्यू हॉस्पिटल में मौजूद है, गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन वहाँ पर भी जो उनके पास जो अमला है, जो इक्विपमेंट है, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, फैसलाबाद का जो ये बर्न यूनिट है अलाइड हॉस्पिटल में, ये तो कई सालों से बन रहा है, कई सालों से इसका इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है। और जो पूरे पाकिस्तान पर जब नज़र डाली तो पता चला कि कुछ मौजूद हैं अच्छे बर्न यूनिट, लेकिन वो बड़ी सेंसिटिव और ख़ास लोगों के लिए हैं। मसलन खारिया में है, वाह में है जो बर्न यूनिट्स हैं। फिर एक पिम्स में नज़र आया कि वहाँ पर जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद है, वहाँ पर अब काम हो रहा है कि जिसमें कुछ को आप यानी ट्रीटमेंट आप दे जा सकती है। और ये लोगों का ख्याल है कि जो जला हुआ आदमी आए उसको बचाया नहीं जा सकता, तो ये बात गलत है। अभी पिम्स में ही वहाँ पर एक औरंगज़ई से जो पॉलिटिकल एजेंट थे हुसैन शाह, 80% उनका जल चुका था जिस्म, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट से उनकी अगर आपकी मैं बात से सही समझाऊं तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो आम आदमी है अगर वो जल जाए तो उसके लिए कोई फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट मौजूद नहीं है, कुछ भी। तो फिर जो हम यहाँ बैठ के रोजाना बहस करते हैं, हम जब ये कहते हैं कि यार जमहूरियत का नाम लेना छोड़ दें, ये आप हशर करते हैं लोगों का, ये आप सलूक करते हैं हमारे बच्चों से कि जब वो बीमार हो या किसी वजह से कोई हादसा हो जाए, जब तक आप देखें, जब तक आप एक रियासत के एक सूबे के फंड्स जो वो खुद अपनी मेहनत से कमा के टैक्स देते हैं इनको, ये अपनी जेबों से नहीं लेके आते, ये अपने बल्कि ये तो लूट मार का और सिलसिला है। ये अगर आप खर्च नहीं करते,
यहाँ पे अस्पताल नहीं बनाते। आप एक बजट जब अनाउंस करते हैं तो आप अवाम की बजाय खवास की तरफ मुंतकिल करते हैं, तो खुदा का वास्ता जो हम चीखते हैं कि फिर आप जमहूरी नहीं है, क्योंकि आपको जमहूर का एहसास नहीं है। नुमाइंदों से हम बात कर लेते हैं। फैसलाबाद से मोहिउद्दीन है, मुल्तान से शरीफ जोया हैं हमारे साथ, और लाहौर से हमारे साथ सलीम शेख हैं। सबसे पहले फैसलाबाद में मोहिउद्दीन से बात करते हैं। मोहिउद्दीन, वो बच्चा कितने फीसद जल चुका था, क्या उसको बचाना मुमकिन था, क्या सूरत हाल है यहाँ के बर्न यूनिट की जो अलाइड अस्पताल में है? शादिया, अगर तो उस बच्चे की उम्र की बात की जाए तो वो तो 100% तक जल चुका था। उसको मेडिकल की ज़ुबान में बचाना तो तकरीबन नामुमकिन था, और यही डॉक्टर्स ने वहाँ कहा भी कि जब वो हॉस्पिटल पहुँचा तो उसकी हालत बिल्कुल तशवीशनाक थी, और वो चंद घंटे बाद आपने देखा भी कि वो खालिक के किसी जा मिला। लेकिन असल जो पॉइंट, जिस तरह काजी साहब बात कर रहे थे कि सहूलियात कितनी है, जमहूरियत है या जमहूरियत नहीं है। काजी साहब, फैसलाबाद का जो अगर वो बच्चा 40 से 50% जला हुआ भी होता तो उसको बचाना मुमकिन नहीं था, और यही फैसलाबाद में हो रहा है। जनवरी 2007 में फैसलाबाद के बर्न यूनिट का इफ्तिताह किया गया, और 2 माह में इसको मुकम्मल होना था। 48 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होना था। 2009 में मुकम्मल नहीं हुआ, तरमीमी मंसूबा आया, 2010 में मुकम्मल नहीं हुआ, फिर तरमीमी मंसूबा आया, 2011 में मुकम्मल नहीं हुआ, और कहा यह गया था कि ये 2011 में वर्किंग पोजीशन में होगा, लेकिन अभी तक इसकी बिल्डिंग बन रही है। मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा आप शाजिया आपसे। 1 साल पहले जब इसको मैंने विजिट किया तो वहां कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के लोग थे और कुछ इंजीनियर्स थे। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो तख्ती लगी हुई है उसके ऊपर जो साबिक वजीर आला का नाम है चौधरी परवेज इलाही का, और ये 1 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा वो बात गलत महसूस हुई कि ये सियासी बुनियादों पर बात की जा रही होगी, लेकिन आज के दिन तक 1.5 साल गुजर गया इस बात को भी, लेकिन बिल्डिंग ही मुकम्मल नहीं हो पा रही। 1.5 करोड़ आबादी का ये रीजन है। फैसलाबाद, झंग, चनियोट, टोबा टैक्सिंग, सरगोदा और खुशाब तक के इलाके ये कवर करता है हॉस्पिटल, लेकिन बर्न यूनिट नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। एक बिल्डिंग बन रही है और 5 साल से वो बिल्डिंग बनती ही जा रही है। हम बिल्कुल फैसलाबाद के लोग भी पूछना चाहते हैं कि लाहौर में तो 4.5 माह में पुल बन जाता है, और फैसलाबाद में 4.5 साल में एक बर्न यूनिट नहीं बन सका। बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन, आपका बात सिर्फ इतनी है। प्रायोरिटीज जब आपके कुछ और हों तो फिर कोई मंसूबा मुकम्मल हो। अब ये तो आप उन्होंने फैसलाबाद की बताया, अब जरा वहां पर मुल्तान के नुमाइंदे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। शरीफ जोया से बात कर लेते हैं। शरीफ जोया, मुल्तान के किस किस अस्पताल में बर्न यूनिट है, कोई है भी है कि नहीं? अस्पताल है निश्तर अस्पताल, जहाँ पर ये बर्न यूनिट मौजूद है। अगर आप बर्न यूनिट की हालत देखें तो वो ये सिर्फ जो है वो 10 बेड्स पर मुश्तमिल एक बर्न यूनिट छोटा सा बनाया गया है, और वो भी ऐसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पे जो निश्तर की आप कह सकते हैं कि इजाफी जगह जो है, फालतू जगह थी, वहाँ पे उसको बना दिया गया। यहाँ पे भी परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में जो है वो बर्न यूनिट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया, संगे बुनियाद रखा गया। 5-6 साल गुजर गए हैं, उसको सिर्फ बिल्डिंग बन सकी है, उसमें अभी तक मशीनरी नहीं आई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जितने भी बजट आते रहे, अब ये 4 साल जो होने वाले हैं, ये इसमें बजट आए हैं, उसमें तरमीमी बिल पेश किया जाता रहा, तरमीमी बजट दिया जाता रहा, लेकिन अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। और इस वक्त जो इटली की एक NGO है, उन्होंने यहाँ पर रजामंदी जाहिर की है कि हम आपको मशीनरी मुहैया करते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ अमला की तैनाती है, उनकी तनख्वाहें, ये वो मसाइल हैं जो हल नहीं हो सके, और इसकी भी बुनियादी वजह वही नजर आ रही है कि शायद इसका जो इफ्तिताह था वो परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में हुआ था, तो शायद ये अब इस दौरे हुकूमत में मुकम्मल ना हो सके। बहुत शुक्रिया शरीफ जो आपका। लाहौर में चलते हैं सलीम शेख के पास। सलीम शेख, लाहौर में तो मेयो अस्पताल में बर्न यूनिट है, लेकिन वहाँ की हालत कैसी है? शाजिया, मैं आपको बताता हूँ कि मेयो अस्पताल में जो सहूलत है वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। ताहम सिर्फ लाहौर ही एक ऐसा अस्पताल है जो पूरे पंजाब के जले हुए मरीज़ों को यहाँ पर इंटरटेन करता है। एक गंगाराम अस्पताल है जहाँ पर बर्न यूनिट जो है परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में ही बनाया गया था, लेकिन वो इस वक्त आजकल डेंगू के मरीज़ों के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। कहा यह जाता है कि इसमें भी 6 बेड हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर किसी भी किस्म के जो मरीज़ हैं जले हुए उनको इंटरटेन नहीं किया जाता। और एक मनसूबा ऐसा है जो कि जिला अस्पताल में परवेज इलाही के दौर में शुरू हुआ था और अभी तक वो इल्तवा का ही शिकार है, उसकी अभी तक बिल्डिंग नहीं बन सकी। अगर बिल्डिंग नहीं बनी तो इक्विपमेंट कैसे आएंगे, और उसके साथ जो स्टाफ है वो भी नहीं आया। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हुकूमत है उसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो सिर्फ अमीरों के लिए हैं। ये जो है जले हुए जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। कोई फैक्ट्री में जाके जल जाता है और कोई घर में किसी का चूल्हा फट जाता है तो वो जल जाता है, और ये गरीबों की तरफ जो है हुकूमत बिल्कुल नहीं आती। अगर गरीबों की तरफ इसने आना होता तो ये जो पहले से शुरू किए हुए मनसूबे थे, ना सिर्फ इनको ख़त्म हो जाना चाहिए था बल्कि नए मनसूबे भी बन जाने चाहिए थे। लेकिन इसमें लगता ये है कि शायद परवेज इलाही ने ये
जब अभी हमें मुल्तान से और फैसलाबाद से बता रहे थे वो मनसूबे शुरू किए, और लाहौर से भी जो मनसूबा शुरू किया वो भी परवेज़ इलाही ने शुरू किया, और शायद ये वजह है कि सियासी तौर पर जो है इन मनसूबों को नाकाम बनाया जा रहा है। अच्छा, नहीं, मैं एक और सवाल करना चाहता था। सलीम, आपने बताया सारा कि ये तो एक नया एंगल सामने आया कि जो मौजूदा हुकूमत है वो गालबन पिछली हुकूमत के मंसूबों पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही। तो मेरे जहन में ये बात आई, क्योंकि आप मेडिकल आपकी बीट है, ये जो हमारा रेस्क्यू 1122 है इसके भी बहुत सारे मसाइल हैं, फंडिंग है, ये भी अब नहीं पहुंच रही, तो क्या इसको फंडिंग जा रही है इस इदारे को? जी देखें, रेस्क्यू 1122 जो है वो भी परवेज़ इलाही के दौर में ही शुरू हुआ था, और ये बड़ी अच्छी सर्विस है कि 6 से 7 मिनट में कोई भी रोड साइड एक्सीडेंट का जो मरीज़ है या कोई भी बम धमाके का है वो हस्पताल में जाके उसको ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन पिछले दिनों जो है रेस्क्यू की इंतज़ामिया ने आवाम से दरख्वास्त की थी कि वो इसको अदारे को चलाने के लिए अपनी जो ज़कात और खैरात के जो फंड्स हैं वो उन्हें दें, और जो परवेज़ इलाही के दौर में जो रेस्क्यू की एम्बुलेंसें ख़रीदी गई थी वो अभी तक वही चल रही हैं। अभी जब उन्होंने इमदाद के लिए लोगों से कहा कि हमें इमदाद दी जाए और हम जो है इस इदारे को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, और जब ये सारी चीज़ें मीडिया पर आईं तो फिर शायद पंजाब हुकूमत को थोड़ा सा तरस आया और उन्होंने अब इजाज़त दी है कि वो कुछ एम्बुलेंसें कोई 20 के करीब ख़रीद सकें। हालांकि 20 एम्बुलेंसें जो हैं वो पूरे पंजाब के लिए ना काफ़ी हैं। लाहौर इतना बड़ा शहर है, उसके लिए अगर जितनी अच्छी ये सर्विस है, अगर 100 एम्बुलेंसें मज़ीद भी दे दी जाएँ तो वो भी शायद काम है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा शादी, मैं इस बात अभी इन्होंने एक बात की जी कि वो 1122 को ज़कात और खैरात के पैसे दे दिए जाएँ। क्यों भाई? इनको दे दें, अपनी BMW जो उन्होंने लेनी होती है हमारे पैसों से। हम जो टैक्स देते हैं, हमारी तजलील करते हैं आप, ये आपका फ़र्ज़ है। अभी मैं इसी के साथ अपनी खबर जोड़ता हूँ। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 47 डॉक्टर्स जो हैं उनकी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, किसने फिल करनी है? मैंने करनी है। और हमें खैरात ना दें आप, इनकी खैरात पे तो आप पल रहे हैं। यानी ये क्या बात हुई कि जो लोग इस समाज में दौलत पैदा करते हैं, जिसको आप इकट्ठा करते हैं टैक्सेस के नाम पे, कभी आपने सुना खुदा ना खास्ता खाकम बदन कि जी वो सदर साहब के लिए BMW नहीं थी, वो वैगन पे गए हैं? नहीं, कभी नहीं। वहां फंड्स रुके हैं? कभी फंड्स कहां रुकते हैं? जहां मेरा और आपका बच्चा जिसका इलाज होना होता है, क्योंकि उसका कोई वाली वारिस नहीं है, वो चूंकि जमूर है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उनके ये पूछने वाले हैं। तो ये हमें खैरात नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये, समीम इब्राहिम साहब, 47 डॉक्टर्स की वैकेंसीज खाली हैं, 33 उसमें सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, 11 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और 3 एसोसिएट प्रोफेसर्स की वहाँ पे जगह खाली है। जिस अस्पताल में 47 डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, वहाँ क्या इलाज क्या होगा बच्चों का? ये तो ले जाएंगे किसी महंगे 5 स्टार हॉस्पिटल में अपने बच्चों को, ये लोग कहाँ लेके जाएंगे? जी प्लीज़। मुझे मेरा आखिरी सवाल, ये क्या बात है कि तीनों में एक ही बात कॉमन थी, परवेज़ इलाही के दौर में मंसूबे शुरू हुए, तो मौजूदा हुकूमत को क्या ग्रजेस होते हैं कि मंसूबा शुरू है, एटलीस्ट तामीर उसको मुकम्मल ही कर दें आप? ये बड़ा एक अफसोसनाक, बड़ा अफसोसनाक ये एक पहलू है, और ये पॉलिटिशियन इसके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो बार बार हमारे यहाँ जो जमहूरी अमल है उसको जो नुकसान पहुँचा है ना, एक तो कुछ जो हमारे ताले आज़मात थे, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, फ़ौज थी, उसके अंदर लोगों की ख्वाहिशात थी। लेकिन दूसरा ये एक बड़ी बात जो है, जैसे अब काजी साहब जिक्र कर रहे थे कि जो सियासतदान है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब देखें, अगर परवेज़ इलाही साहब ने कोई मंसूबा शुरू किया तो वो था तो आवाम के लिए, और ये वो आवाम है जो आपके अब वोटर हैं, जिन्होंने आपको गवर्नमेंट में आपको लेके आए, इलेक्शन जितवाया। तो भाई अगर आप आवाम के लिए कुछ काम करेंगे तो अगले इलेक्शन में ये खुश होंगे, आपको ही वोट देंगे दोबारा। लेकिन क्योंकि तख्ती एक और नाम की लगी हुई है तो इसलिए वो पसंद नहीं। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मेरा ख्याल है इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। कैसा फिर भी आप ठीक है, जमहूरियत के बारे में आप बात करते हैं, आपने ये, मैं इसको नहीं कहता कि ये कोई आवाम को डिलीवर दे सके, लेकिन फिर भी इसी निजाम के अंदर रह के हमने इनको ठीक करना है। और ये जो सब कुछ हम बता रहे हैं, निजाम जिसमें की BMW चलती रहे और हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए बरनाल ना लगाने की बात करने की इजाजत, निजाम उस वक्त चलेगा समी साहब जब आप एक बड़ा कंसिडरेबल चंक ऑफ द मनी क्रिएटेड बाय कॉमन आम आदमियों का पैसा जो है उनकी तरफ उसका रुख करेंगे। अगर आप उनका रुख लंदन की तरफ कर लेंगे, स्विट्जरलैंड की तरफ कर लेंगे, अपनी फैक्ट्रियां बनाने पे कर लेंगे और जमहूरियत की आप तस्वीर पढ़ते रहेंगे, तो नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट। चंद लोगों की नाकामी की वजह बनाकर आप पाकिस्तान के अवाम को उनके राइट से महरूम ना करें। आप ये जो जमहूरियत के खिलाफ शुरू हो जाते हैं ना, आप इन लोगों को पूरा करें। एक बात बताओ, 4-5 खानवादे जो यहाँ पे रूल कर रहे हैं सियासत और जमहूरियत के नाम पे, इनके कारोबार देखो फैल रहे हैं, अवाम के कारोबार सुकड़ रहे हैं, रियासत की मैशत सुकड़ रही है, इनकी बढ़ रही है। जब तक ये सिलसिला खत्म, और कुछ लोग तो अब ये कहना शुरू हो गया कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं ना वो कारोबार करें, सियासत ना करें। समी साहब पेल्पेबल चेंज लोगों को चाहिए। अब इजाजत दे देंगे मैं कुछ बोल सकूं अगर बीच में आप ना टोके तो। देखिए, चंद लोग नाकाम हुए, उन्होंने इस वक्त एक्सपोज हो गए कि आवाम को डिलीवर नहीं कर सके,
तो भाई उनको तब्दील कर देंगे सिस्टम के अंदर रहते हुए, वोट के जरिए तब्दील करेंगे, उन लोगों को रिजेक्ट कर देंगे जिन्होंने अभी अवाम के लिए, यही हमारा मकसद है गुफ्तगू का। लेकिन खुदा के लिए चंद लोगों की नाकामी की बुनियाद बनाकर आप जमहूरियत का नाम उठाएं। मुझे नहीं पता आपके ज़हन में क्या है, मुझे नहीं पता आप किसकी बोली बोल रहे हैं। मेरे दिल में ये है कि आपका प्राइम मिनिस्टर जियाउल हक की कैबिनेट में थे। खुदा का वास्ते ये डिस्टिंक्शन बंद कर दें। ये सारे मजलिस शूरा में बैठे हुए थे या इनके बड़े बैठे हुए थे, ये कभी एक नाम पे लूटते, कभी। मैं ये कहता हूं कि जमहूरियत का मतलब क्या है? उस दिन जमहूरियत होगी जिस दिन आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहेगा, जिस दिन आपकी मर्जी का बंदा आ जाएगा, आज जो है, जिस दिन आपकी मर्जी का बंदा आ फाइनेंस मिनिस्टर ये कहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर ये कहेगा कि तालीम, सेहत, इलाज जो आइन में लिखा हुआ है ये हमारी ड्यूटी है और हम देंगे, तो हम कहेंगे आप जमहूरी। चलिए कॉलर से बात कर लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ हैं अमजद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अमजद, बस रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा, अभी मेरा क्वेश्चन तो कुछ था, लेकिन ये दो भाइयों की आपस में समी साहब की और काजी साहब की बात सुनकर जो है ना, मैं कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अपना मुद्दा मैं बाद में बयान करूंगा कि जनाब जमहूरियत के बारे में जो आप कह रहे हैं, जहाँ पे मेरी नाक़िस अकल काम करती है, जमहूरियत के मेन स्टून तो हमारी जुडिशली और पुलिस सिस्टम है। जब हमारा इन चीज़ों ने एक आम आदमी का बेड़ा गर्क किया हो, तो फिर ये कहाँ से हम जमहूरियत का नाम लेंगे? जमहूरियत क्या इंसानों से, क्या जानवरों से होती है जमहूरियत चलती है? क्या ये चीजें हमें किसी आम कॉमन बंदे को कुछ डिलीवर करेंगी तो हम जमहूरियत की उस पर चलेंगे ना? जब मेरे जैसा आदमी तंग होगा, परेशान होगा, जब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब पुलिस वाले उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, मुझे कोर्ट से आर्डर मिले हुए 15 तारीख से, और एक पैसे वाला बंदा है जो कहता है मैं आपको पैसे आपको मैं नहीं दूंगा, मेरे 2.5 साल से उसने मेरा 35 लाख रुपए दबाया हुआ है। और पुलिस SHO जो है, वो DSP ने मुझे इजाजत दे दी है कि आप लॉन्च द FIR, और SHO जो है ना मेरी FIR नहीं काट रहा। आज वो स्टे ले लेंगे, मैं फिर लटक जाऊंगा। अब मुझे बताएं क्या मैं क्या करूं? मैं खुद मर जाऊं या उनको मार दूं मैं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखो ना शायद ये देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको बाजार छोटी लगेगी, मगर ये है आम आदमी का मसला है। बिल्कुल, ये आम आदमी का इशू है। तो इसलिए फिर सियासतदान को गालियां निकालनी मैंने जमहूरियत का निजाम पलट के मैंने कहा आपके जमहूरी लीडर बगल बच्चे रहे हैं, यहाँ के जर्नैलों के नहीं रहे। यार आप देखें ना, आप क्या क्यों इस तरह की डिस्टिंक्शन करते हैं? किसने नहीं बनाए? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यही बात कर रहा हूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर क्या नहीं रहे अपना कैबिनेट में? लेकिन अभी तो वो पीपल्स अभी को छोड़ें यार, इनके ओरिजिन तो देखें। पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोट दिया उन्हें। बात ये है कि हुकूमत में आना है, चाहे मत से शूरा हो, तब भी हुकूमत में आना है। तो आपका मतलब है जो सोच उनकी मजलिस शूरा में थी अभी तक चलती आ रही है। भुट्टो ने जो प्रोग्राम दिया था पीपल्स वही चलता आ रहा है, वो दे ना, अभी दे। ये क्या, ये पता है क्या कहते हैं? गलियां हो जान सुनियां विच मिर्जा यार फिरे। ये सारे सुनियां गलियां हैं और मिर्जा यार फिर रहे हैं। पता नहीं किसकी बोली बोल रहे हैं। गलियां सुनियां हैं और ये मिर्जा यार फिर रहे हैं। BMW में बड़े बड़े जीप्स पे यही फिर रहे हैं। अवाम का वो हाल है जो वो किया, ये सुना आपने? अवाम इसको तब्दील करेंगे, आपके डिक्टेटर तब्दील नहीं करेंगे। नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस तब्दील करेगा। ये सियासतदानों को तब्दील करके आपके पसंदीदा लीडर और बिलियनर्स चेंज करेंगे, फौजी करेंगे, जर्नल करेंगे। जियाउल हक साहब ने बड़ा अच्छा, जिनके साथ आपने हमेशा हाथ मिला लिया, जिसके साथ लीडर आपके बैठते हैं, जिनके साथ मुआहदे करके यहाँ आते हैं। काई साहब, समी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, मुझे मियां शाहिद के पास भी जाना है। पिंडी में एक पुलिस मुकाबला हुआ, उस पुलिस मुकाबले के बारे में पुलिस कुछ कह रही है और अवाम कुछ कह रहे हैं, शाहिदीन कुछ कह रहे हैं। सारा मामला है कि मियां शाहिद से बात कर लेते हैं। मियां शाहिद, क्या ये सारा मामला है? पुलिस कुछ कह रही है, शाहिदीन कुछ कह रही है, पुलिस मुकाबला हुआ कब? शाजिया, जब ये खबर आई थी तो कल 5:15 बजे हमें यही मालूम हुआ था कि चक्री के पास एक गांव में इश्तहारियों पर रेड किया गया और उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी। पुलिस का एक एहलकार जो ASI थे वो जाँ बहक हो गए और उनके जो है 3 डाकू जो हैं, डाकू कहा गया था, वो मारे गए। और उसके बाद जब हम वहाँ गए, वहाँ पहुँचे तो कुछ कहानी कुछ और ही थी। उनके मकान को आग लगी हुई थी, मकान उनका बिल्कुल अलग था, बाकी गांव जो था वो थोड़ा सा फासले पर था और उनके मकान में तमाम सामान जो था वो जल चुका था। सारे गंदम का अनाज जो है वो उसका ज़ख़ीरा जल चुका था और जो वहाँ से उसकी ख़वातीन थी वो रो रही थी। वहाँ पर उस मुकाम पर हम पहुँचे तो पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने बताया जी कि ये जो आग लगी है, ये आग के गोले फेंके गए हैं, क्योंकि इन्होंने मज़ाहमत की थी और इन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे आग के गोले फेंके गए और यहीं पर 3 डाकू जो हैं वो मारे गए। वहाँ पर जो हमारी दूसरे लोगों से बात हुई, यानी कहना था कि यहाँ पर पूरी जगह पे सारे एरिया को अगर देखा जाए तो ना ही किसी आग के गोले का निशान मिलता है और वो पूरा मकान जो 40-70 जो है वो उसका डायग्राम था, उस पर किसी किस्म का कोई गोली का निशान भी नजर नहीं आता था। और अगर वहाँ फायरिंग हुई है तो वहाँ कोई ना कोई शाहिद मिलने चाहिए थे और वो लोग कह रहे थे कि यहाँ से उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उनको बाहर ले जाकर उनको गोली मारी गई और जो ASI को गोली लगी है वो 2 रात सामने आ रही है। एक तो ये आ रही है कि उनके साथियों ने जो इश्तहारी थे, जब उनको वहां सरेंडर करने से पहले ही गोली मार दी गई और दूसरों ने मुश्किल होकर फायरिंग कर दी। दूसरा ये है, अगर क्यास कर लिया जाए
कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एएसआई को गोली किसने मारी। इसका मतलब है कि अंदर से ही प्रॉब्लम थी, वो जो पुलिस पार्टी थी शायद वो या कोई और एलिमेंट जो वहां मौजूद थे, वहां पर उन्होंने इसको असली पुलिस मुकाबला बनाने के लिए मारा है। ये मुबैना पुलिस मुकाबला वहां पर अच्छा शाहिद एक सेकंड रुकिए, आपने एक बात कही कि ये इश्तिहारी थे। मुझे ये बताइए कि क्या इश्तिहारी ये इसलिए थे कि ये वहां पर कोई डाका डालते थे, कोई चोर वगैरह लोग थे, या कत्ल किए हुए थे उन्होंने किसी मुखालिफ पार्टी के और उसलिए इश्तिहारी थे? और समीर साहब जो हमें बताया गया यहाँ से चलते हुए तो डाकू बताया गया, जैसे कि राहजन थे और ये बहुत मफरूर थे, लेकिन वहां जाके पता चला कि दो ग्रुप हैं वो गांव के ही हैं, इनका जमीनों पे झगड़ा है और जमीन का लेन देन का झगड़ा है और आपस में उनके कत्ल भी हुए हुए हैं। और उन मुकदमात में इक़दाम कत्ल इसमें वो इश्तिहारी थे और 7 लोग थे जो इश्तिहारी थे। वो दूसरा ग्रुप जो है वो भी इश्तिहारी है, ये भी इश्तिहारी है। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों अगर इश्तिहारी हैं तो अगर हम ये समझें कि ये कोई पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है किसी ऊपर, कोई ग्रुप किसी सियासी जमात से वाबस्ता तो नहीं है, कोई आपको वहां पर कुछ लोगों ने बताया हो? समीर साहब जो लोगों ने बताया वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बताते थे, लेकिन दबे दबे लफ्जों में, और पुलिस मैन एक जो है उसने भी ऑफ रिकॉर्ड बताया कि एक सियासी शख्सियत जो वहाँ की है चौधरी निसार अली खान, उनकी तरफ से इन पर दबाव था कि वो जाके गिरफ्तारी दे दें और वरना इनको मुकाबले में मार दिया जाएगा। इसमें वो गिरफ्तारी देना चाहते थे। लेकिन आज सुबह क्या हुआ, सुबह किसी को भी मालूम नहीं कि किसके ऑर्डर पर इतनी बड़ी पुलिस पार्टी जो है वो कमांडोज के साथ वहां पहुंची और इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया। क्योंकि सीपीओ आरपीओ का वहां पर जाना और इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च करना कि जिस तरह दहशतगर्द है, ये किसी बड़े सियासी मुहरकात इसके पीछे हैं, यकीनन इसके पीछे सियासी मुहरकात हैं। वहां के लोग बताते हैं कि इन पर प्रेशर था कि दोनों दूसरे ग्रुप की तरफ से और वहां से जो सियासी लीडर हैं उनकी तरफ से कि वो जो है वो गिरफ्तारी दे दें या वो अपनी दस्तरदार हो जाएं अपने मुतालबात से, जिनको दुश्मनी थी वो नहीं हो रहे थे दस्तरदार, उनको मार दिया। मियां शाहिद प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, स्टोरी को हम फॉलो अप करते रहेंगे, आपसे मजीद भी इस बारे में अपडेट लेंगे जैसे कुछ और हकाइक सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। एक सिर्फ मैं बात कहना चाह रहा हूँ काजी साहब कि वो जो वजीर खजाना का जो बयान है हफीज शेख साहब ने ये कहा कि अब गोश्त की कीमत अगर बढ़ भी जाए तो पाकिस्तान के अवाम पर उसका कोई असर नहीं होता। किस कदर अफसोसनाक जमहूर ने अगर गोश्त ना खाया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात बहुत अफसोसनाक बात थी कि उन्होंने ऑफिशियली इस बात को एडमिट कर लिया कि गोश्त जो है गरीबों के लिए नहीं। और फिर एक जो बात कही उन्होंने कि अमीर और चालाक लोग गरीबों का नाम लेकर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो यही बात है, हम हमेशा कहते हैं कि अब गरीब पाकिस्तान के ये उन अमीर और चालाक लोगों का मुकाबला करें और वो मुकाबला इसी तरह हो सकता है कि आप वोट ना दें उन्हें इलेक्शन में इन बड़ी जमातों को आप शिकस्त दें एंड ब्रिंग सम न्यू फेसेस। बहुत शुक्रिया समी साहब, बड़ा मुश्किल है न्यू फेसेस आना इस इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।